Good morning. We are in our history first chapter. क्या, कब, कहाँ और कैसे, What, when, where and why. इस चैप्टर की शुरुआत होती है रशीदा नाम की एक बच्ची के प्रश्न से। वो बच्ची अखबार पढ़ रही है और अखबार पढ़ने के दौरान, न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान उसे एक लाइन मिलती है पढ़ने के लिए, 100 साल पहले। उसके मन में विचार आता है 100 साल पहले की सूचना कैसे उपलब्ध है। हम आजकल की बात करें, आपके पास आज के समय में पुराने समय की जानकारी लेने के क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं, किन तरीक़ों से आप कल की, परसों की, 2 दिन पहले की सूचना प्राप्त कर पाते हैं। आपके पास रेडियो है, टेलीविज़न है और अखबार या न्यूज़पेपर है, जिसके ज़रिए आप कुछ दिनों, कुछ हफ्तों की सूचनाएं, जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपको कई साल पहले की जानकारी लेनी हो तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसको उस समय की बातें याद हों। वो आपके बड़े हो सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उस समय की सूचना हो, उस समय की जानकारी उसे याद हो। आप अतीत के विषय में अगर बहुत पुरानी बात जानना चाहें तो उसके जानने का क्या तरीका होता है, हम कैसे बहुत पुराने, सैकड़ों, हज़ारों साल पुरानी बातों को कैसे जान सकते हैं, इसको जानने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना है। हमें उन सब विधियों के बारे में भी चर्चा करनी है कि हम उन किन विधियों का इस्तेमाल करते हैं अपने पुराने अतीत, पुराने समय को समझने के लिए। हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में हम क्या चीज़ों की जानकारी लेना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि उस समय के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे, हमें ये जानकारी मिल जाए। किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर थे उनके, यानी उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान होती है, वो किस प्रकार की थी, क्या आज के लोगों जैसी ही थी या अलग थी। इसके अलावा उस समय में, जब हम पुराने समय की बात करते हैं तो उस समय में लोग किस प्रकार की क्रियाकलाप, किस तरह की गतिविधियां करते थे, हमें ये सूचना मिल जाए। यानी खेती बाड़ी, शासन प्रशासन, अलग अलग तरह की कलाएं, संगीतकार, वैज्ञानिक, इनके विषय में भी जानकारियाँ हमें लेनी होती हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल पाता है इतिहास पढ़ने के साथ, इस सब्जेक्ट के पढ़ने के साथ, यानी हिस्ट्री का ये इम्पोर्टेंस भी है कि हमें ये पता चल पाता है कि उसने पुराने समय में बच्चे किस प्रकार के गेम्स खेला करते थे, कैसी कहानियाँ वो सुनते थे, किस तरह के लोक नृत्य या लोकगीत वो गाते थे। इसकी सूचना भी हमें इतिहास ही देता है। अगला प्रश्न बात करता है बहुत समय पहले जब हम भारत की बात करें तो उस समय हम लोगों के बारे में जानकारियाँ कैसे लेते हैं। आपके नेक्स्ट पेज में भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक मैप है और उस मैप में एक बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाया गया है। उस क्षेत्र को, जो क्षेत्र अभी आपके देश से इलाके में बड़ा है, किसी समय में इसका एक बड़ा हिस्सा आपके देश का ही भाग हुआ करता था। ये किसी एक कॉन्टिनेंट से छोटा है लेकिन देश की तुलना में काफ़ी बड़ा है। हम इस मैप के जरिए जो जानकारी प्राप्त करेंगे, पुराने समय में लोग किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार उनका विकास हुआ था, हमें ये जो हमारा मानचित्र है, हमारा मैप है, ये इसमें हमें सहायता करेगा। सबसे पहला उदाहरण लिया गया है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी जो हमारे मध्य भारत में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से यहाँ से निकलती है और निकलने के साथ इस नदी का जो फ्लो है वो वेस्टवर्ड यानी पश्चिम की तरफ होता है और धीरे धीरे ये नदी सागर में मिल जाती है। इस नदी के उत्तरी हिस्से में अगर हम देखें, यानी इसके नॉर्दर्न पार्ट में, तो जो पहाड़ियाँ हैं उनको हम विंध्यन रेंज कहते हैं और नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा रेंज के बाद एक और दूसरी नदी भी नीचे की तरफ सतपुड़ा रेंज के नीचे बहती है, जिसको तापी कहा जाता है या ताप्ती कहा जाता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी, ऐसा हमें इतिहास के स्रोतों से जानकारी मिलती है कि कई लाख साल पहले इस नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों में लोग रहा करते थे। यानी नर्मदा नदी के किनारे वाले जो हिस्से थे, जहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल थी, उपजाऊ भूमि थी, इस इलाके में बहुत सारी जनसंख्या रहती थी और नदी और जल का स्रोत मिल जाने की वजह से इसके आसपास के सभी इलाकों में अच्छे खासे वन क्षेत्र थे, यानी बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया इसके आसपास था। फॉरेस्ट एरिया होने का मतलब है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में
भोजन के लिए बहुत तरह के कंदमूल, फल, पत्तियाँ, पौधे सब उपलब्ध थे। और क्योंकि उतने पुराने समय में, लाखों साल पहले की चर्चा है, तो इतने पुराने समय में जो लोग रहते थे उनके खान पान का तरीका भी आज जैसा नहीं था। बहुत सारे फल फूल, कंदमूल उनका वो इस्तेमाल करते थे। और साथ ही साथ इस इलाके में मिलने वाले बहुत सारे जो छोटे बड़े जानवर हैं उनका वो शिकार भी किया करते थे। यानी हंटिंग गैदरिंग वाली सिचुएशन में वो थे। भोजन के लिए शिकार करना और भोजन के लिए वो चीज़ों को एकत्र करना, ये उनका काम था। इसके बाद एक दूसरा उदाहरण लिया गया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में आपको दिखाई देगा। उत्तर पश्चिमी इलाके में आजकल ये क्षेत्र पाकिस्तान में और ईरान के बॉर्डर के करीब है। दो पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान और किरथर की। सुलेमान किरथर की इन पहाड़ियों के आसपास ये सूचना मिलती है, ये जानकारी मिलती है हमें कि इस समय यहाँ पर भी लोग रहते थे। और लगभग 8000 साल पहले यहाँ के लोगों ने गेहूँ और जौ, इस तरह की फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पालतू जानवरों को भी अपने साथ रखते थे। यानी उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ के लोग जब एक साथ इकट्ठा रहने लगे थे तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर गांव की शुरुआत हो गई थी। गांव जिसमें लोग एक साथ इकट्ठा रहना शुरू करें, क्योंकि हमें पता है कि पुराने समय में इंसान बाकी जानवरों जैसा ही था। वो यहाँ से वहाँ तक घूमता रहता था, भटकता रहता था। और बाद में धीरे धीरे उसने बस्तियों में साथ में रहना शुरू किया, बहुत सारे कारणों से। सुरक्षा उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू था, जिसकी वजह से झुंड में रहना, साथ में रहना उन्होंने शुरू किया। यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने लगभग 8000 साल पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलें उगाई सुलेमान किरथर के आसपास के जो क्षेत्र थे, और बहुत सारे जानवरों को भी पालतू बनाया। इसके बाद एक और उदाहरण आपके उत्तर पूर्वी राज्यों से लिया गया है। उत्तर पूर्वी राज्य, जहाँ पर हम बात करें असम में, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र की घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत के इलाके से निकलती हुई भारत से होती हुई बांग्लादेश चली जाती है और आगे जा कर के ये गंगा जो हम जाती है उससे मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की ये जो घाटी है, इस घाटी में भी लोग रहा करते थे। इसके आसपास जो पहाड़ियाँ हैं, गारो की पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतियाँ, इनकी पहाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी इस इलाके में। और ऊपर का हिस्सा जो है वो नर्मदा, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है। ब्रह्मपुत्र नदी की इस घाटी में भी रहने वाले जो लोग थे उन्होंने कई तरह की खेती करना शुरू किया। वहाँ पर भी पुराने समय से सभ्यताएं फलने फूलने लगी थी। चावल के प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो चावल का उत्पादन शुरू हुआ था विंध्य क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में, यानी यहाँ पर इस हिस्से में जहाँ पर अच्छा खासा मैदानी इलाका है, यहाँ पर चावल की खेती की जाने लगी थी। फिर हम बात करें कुछ और नदियों की भी। दो बड़ी नदियाँ जो भारत की हैं, जिनकी चर्चा मिलती है, जिनका भारत की सभ्यता में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। पहली जो नदी है वो नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी की शुरुआत होती है तिब्बत के इलाके से, और ये लद्दाख होती हुई, कश्मीर के हिस्से को पार करती हुई, पाकिस्तान से होती हुई, ये बाद में कराची से अरब सागर में गिर जाती है। इस सिंधु नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज या बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं। ये सहायक नदियाँ आप अपने मैप में से देख सकते हैं। झेलम एक नदी है जो इससे आकर के मिलती है, एक नदी चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है। बहुत सारी नदियाँ हैं जो जाकर के इसी सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये जो नदी का इलाका है, यहाँ पर लगभग 4500 साल पहले कुछ शुरुआती टाउनशिप बसने शुरू हुई थी, कुछ शुरुआती नगर बसने लगे थे। और हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली क्लासेस में पता चलेगा कि इसके आसपास का जो इलाका था, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कही जाती है। यानी इसके आसपास का जो पूरा इलाका था, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में नगरीय सभ्यता का विकास हुआ था इस पूरे हिस्से में। इसके बाद अगला उदाहरण जिस दूसरी नदी का है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, हम और आप उसे जानते हैं। ये नदी गंगोत्री से निकलती है और एक बहुत लंबी दूरी तय करते हुए बाद में ये बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ इसके साथ भी जुड़ती हैं। इन सहायक नदियों में जो सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी वो है यमुना, जो इलाहाबाद में गंगा को ज्वाइन करती है। इसके अलावा चंबल जो दक्षिण से,
और सोन नदी जो दक्षिण से मिलने वाली एक बहुत बड़ी नदी है, जो पटना में जा कर के गंगा नदी से मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारी और ट्रिब्यूटरीज हैं जो गंगा से मिलती हैं। इस इलाके में, क्योंकि ये गंगा का इलाका है, इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मैदानी इलाका मिलता है हमें, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया हुआ। इस पूरे इलाके में इस उपजाऊ मिट्टी के होने, फर्टाइल सॉइल के होने का परिणाम ये होता है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में नगर बस सकते हैं, लोग रह सकते हैं, उनकी भोजन की जो आपूर्ति है वो खेती बाड़ी के जरिए की जा सकती है, और ऐसा पुराने दौर में हुआ भी। वहीं पर पुराने समय में गंगा के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में एक नगर था जो आजकल बिहार में पड़ता है, मगध। और वो मगध राज्य जो था वो एक पूरा साम्राज्य था। वहाँ के एम्परर्स ने अपने किंगडम को बहुत बड़ा बना लिया था, क्योंकि उसके आसपास का इलाका बहुत फर्टाइल है, अच्छी खासी खेती बाड़ी उस इलाके में हो सकती है। उस खेती की मदद से अच्छा खासा धन उन्हें उपलब्ध था। एक बड़ा संपन्न, बड़ा ताकतवर राज्य उस इलाके में बना। भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था वो। इसके विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। हमने ये देखा कि हमारे पूरे भारत में और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, यानी कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर नदियां हैं। तो यहाँ से आवागमन करना पुराने दौर में बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का आना जाना, लोगों का आवागमन बना रहा। लोग आते जाते थे। सेनाएं एक से दूसरे राज्य में कब्जा करने के लिए, उन पर युद्ध के लिए एक से दूसरी जगहों पर जाती थीं। बहुत सारे यात्री एक से दूसरी जगहों पर जाते थे। बहुत सारे व्यापारी अपना सामान बेचने खरीदने के लिए एक से दूसरे नगरों की यात्राएं करते थे। इन सब भौतिक बाधाओं के बावजूद भी, पहाड़, झरने, जंगल, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोग जाते थे। और क्योंकि झुंड में यात्रा करने से, काफिले में यात्रा करने से उन्हें एक सुरक्षा मिलती थी, इसलिए वो बहुत ग्रुप्स में यात्राएं किया करते थे। व्यापारियों के अलावा और सेनाओं के अलावा बहुत सारे धार्मिक गुरु थे, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो एक से दूसरे जगहों पर लोगों को ज्ञान देने, शिक्षा देने के लिए यहाँ से वहाँ तक घूमते रहे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे उत्सुक लोग, बहुत सारे ऐसे एडवेंचर पसंद करने वाले लोग भी यहाँ से वहाँ तक यात्राएं करते रहे हैं पुराने समय से। और ये यात्राएं पुराने समय में भी होती थीं, आजकल भी हुआ करती हैं। और इस आने जाने की प्रक्रिया ने, कि अगर कोई नॉर्थ में है और वो साउथ की तरफ जा रहा है, कोई साउथ का है अगर वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है, या वेस्ट की तरफ जा रहा है, या ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो लोगों के आवागमन करने से लोगों को एक दूसरे के विषय में जानकारियाँ मिली कि लोग किस तरीके से आपस में भी जान पाए कि दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के लोग किस प्रकार का खान पान करते हैं, कैसे वो रहते हैं, किस तरह के वो संस्कारों को पालन करते हैं। और इसके जरिए आपसी एक मिक्स कल्चर की शुरुआत हुई। उनका जो कल्चर था वो और डेवलप हुआ और रिच हुआ, हमारा भारतीय कल्चर। और साथ ही साथ लोग किस तरह का गतिविधि करते थे, किस तरह का कामकाज करते थे, इसके विषय में भी जानकारियाँ मिलें। आजकल जब हम मिठाइयों की बात करते हैं तो बहुत एक पॉपुलर मिठाई है गुलाब जामुन और बालूशाही, इस तरह की मिठाइयाँ, या हम रसगुल्ले की बात करते हैं। ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं, ये सारी मिठाइयाँ हैं, मिष्ठान हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में किसी इलाके में शुरुआत इनकी हुई थी। लेकिन क्योंकि लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पर जाते आते रहते थे, उनके आवागमन के साथ साथ खान पान की ये चीज़ें भी, पहनावे की चीज़ें भी, किसी तरह के तीज त्यौहार मनाने की चीज़ें भी, ये एक दूसरे से लोगों ने शेयर की। एक दूसरे के कल्चर में इस तरीके से एक इनरिचमेंट हुई। पतंगे उड़ाना, ये भी हमने बाहर से सीखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनसे हमारा कल्चर बहुत डेवलप हुआ। एक दूसरे के विषय में हमें जानकारियाँ बढ़ती गईं, हमें साथ में रहना आया। यहीं पर फिर बात आती है अपने देश के नाम की। अपने देश का नाम इंडिया या भारत आपको लिखा हुआ मिलता है, आप जानते हैं इसके विषय में। इंडिया जो शब्द है वो बना है इंडस रिवर से। इंडस रिवर, जिसे हम हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी को ग्रीस के लोग या यूनान के लोग इंडस कहा करते थे, और इंडस रिवर के आसपास वाले देश को उन्होंने इंडिया कहा। वहाँ रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा, और हमारी पूरी सिविलाइजेशन को उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। इसी तरीके से
जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का नाम हम जानते हैं कि भारत का नाम एक बहुत पुराने प्रसिद्ध राजा भरत के नाम पर पड़ा है, जिसकी चर्चा हमें अपने पुराने संस्कृत टेक्स्ट में मिलती है। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना, बल्कि विश्व का सबसे पुराना टेक्स्ट है जिसे लिखा गया है। उस ऋग्वेद में भी इसकी चर्चा मिलती है भारत के नाम की। इसके अलावा एक और नाम हिंदुस्तान है जो बहुत चलन में था, हम जानते हैं अपने देश के इस नाम को भी। जो अरेबियन पेनिनसुला है, जो मध्य पूर्व के जितने भी देश हैं, वहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो हमारे बारे में जो जानकारी रखते थे कि हमारे यहाँ पर एक नदी बहती है सिंधु नदी, और उसके आसपास हमारी पूरी सभ्यता विकसित है। सिंधु नदी का उच्चारण वो स की बजाय ह करते थे। उनकी लिखने की जो उनके अक्षर हैं, उनकी जो लिपि है, उस लिपि में स शब्द नहीं था, इसलिए उन्होंने स को ह पढ़ना शुरू किया और सिंधु नदी को उन्होंने नाम दिया हिंदू नदी। हिंदू नदी के आसपास वाले देश को उन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान, और उनके रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा। इस तरीके से जब हम देखते हैं तो ये इंडिया और हिंदुस्तान, ये दो नाम हमें गिफ्ट के तौर पर मिले हैं, जो हमें बाहर के लोगों ने हमें ये नाम दिए। और जब हम बात करते हैं इंडिया के उन पुराने समय की, पुराने नामों की, तो साथ ही साथ हमें दो और देशों के बारे में, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि हमें इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उसमें एक नाम ईरान का है और दूसरा यूनान का। यूनान यानी ग्रीस। हम वर्ल्ड मैप पर इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ पर है। जब हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं तो वर्ल्ड मैप में हमें जो लोकेशन दिखाई देती हैं, दैट्स इट। वर्ल्ड मैप में जब हम बात करते हैं तो हमें लोकेशन दिखती है, हमें ग्रीस और ईरान का पता करना है। ईरान जो यहाँ पर है और ग्रीस जो दूसरा देश है, ग्रीस यहाँ पर है। एक यूरोप का देश है और दूसरा एशिया का देश है। ये दोनों ही देश हमारे पश्चिम में पड़ते हैं। ये भारत है, भारत के पश्चिम में ईरान भी है, ये ईरान है, और ये ग्रीस है। यानी वर्ल्ड मैप पर हम इनको पहचान पाते हैं कि ये दोनों देश हमारे पश्चिम में थे और इन देशों के साथ भी हमारा संपर्क था। मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस तरीके से भारत को इंडस रिवर नाम मिला, सिंधु नदी को इंडस कहा गया और उसके नाम पर इंडिया नाम दिया। वो काम किया था ग्रीस के लोगों ने, उन्होंने हमें नाम दिया था इंडिया। और मिडिल ईस्ट में रहने वाले, ईरान और उसके बाहर जो क्षेत्र था वहाँ पर रहने वाले लोगों ने हमारी सिंधु नदी को हिंदू कहा और हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें पुराने समय की जो सूचनाएं मिलती हैं वो सूचनाएं किन सोर्सेज से मिलती हैं, वो कौन से स्रोत हैं, वो कौन से जगह हैं जहाँ से हमें पुराने समय की जानकारियाँ मिल पाती हैं। उनमें सबसे पहले चर्चा होती है पांडुलिपियों की या मैन्युस्क्रिप्ट्स की। मैन्युस्क्रिप्ट्स, इसमें मैनु शब्द ये लैटिन वर्ड है। मैनु शब्द का मतलब है हाथ, यानी हाथ से लिखा हुआ। हाथ से कहाँ लिखा हुआ? बहुत सारे ऐसे ताम्रपत्र या ऐसे बहुत सारे भोजपत्र, पेड़ों की छालें, जिन पर लिखा करते थे, जिन पे टेक्स्ट लिखी जाती थी। भारत में पुराने समय में संस्कृत का बहुत चलन था। संस्कृत मास का लैंग्वेज नहीं था, वो क्लास का लैंग्वेज था, यानी बहुत विशिष्ट लोगों की भाषा थी संस्कृत। विद्वान लोग इसमें लिखा करते थे और मास प्राकृत नाम की भाषा इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से उस दौर में बहुत सारा हमें पांडुलिपियाँ या लिखी हुई सामग्री मिलती है, भोजपत्रों पर, ताम्रपत्रों पर ऐसी लिखी हुई, जिनमें बहुत सारी सूचनाएं हमें उस दौर की मिल जाती हैं। यानी हमारे पास इतिहास की जानकारी लेने के लिए एक बड़ा सोर्स है पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट। इसके बाद पांडुलिपियाँ क्योंकि बहुत सारे पत्रों पर लिखी गई थी, तो वो जो पत्ते हैं वो कीड़े खा जाते हैं, वो नष्ट भी हो गई। कुछ उपलब्ध हैं जो मंदिरों और विहारों से पुराने दौर के हमें मिल जाती हैं, लेकिन उनमें से काफ़ी कुछ नष्ट भी हो गई हैं। उनमें बहुत सारी सूचनाएं हैं, जिनमें धार्मिक सूचनाएं भी हैं, उस दौर के राजाओं के जीवन के बारे में भी चर्चा मिलती है, कुछ ज्ञान विज्ञान की भी सूचना है उसमें, बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ, नाटक वगैरह की चर्चा है। इसमें जो टेक्स्ट लिखे गए थे, मैंने चर्चा की थी आपसे कि भारत में संस्कृत में बहुत सारा टेक्स्ट लिखा गया था
और दूसरी प्राकृत भाषा में भी जो जन भाषा थी, संस्कृत जो विशिष्ट लोगों की भाषा थी, और साथ ही दक्षिण में तमिल भाषा में बहुत सारा हमें टेक्स्ट लिखा हुआ मिलता है। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा हमारे पास इंस्क्रिप्शन या अभिलेख भी उपलब्ध हैं। अभिलेख सामान्य तौर पर ऐसे पत्थर के टुकड़ों पर ऐसी सख्त पर कठोर सतहों के ऊपर खोदी गई आकृतियों के जरिए लिखी गई सूचनाएं हैं ये, और अधिकांश जो उस दौर के जो राजा, जो एम्परर्स हुआ करते थे, वो अपने विषय में लोगों को सूचनाएं देने के लिए इस तरह की चीज़ें लिखाते थे, इस तरह के अभिलेखों का निर्माण कराते थे। उनके ऊपर राजा के विषय में, उनके जो उन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीती थी, उनकी वॉर के बारे में, उनकी विक्ट्रीज़ के बारे में सब बहुत सारा लिखा हुआ मिलता था। ये सारा चीज़ें उस समय के दौर की भाषाओं में उन्होंने अभिलेखों में ये सब चीज़ें दर्ज की। हालांकि इस तरह के अभिलेखों में राजा रानी और जो राज परिवार के लोग थे उनके बारे में ही ज़्यादा वर्णन मिलता था, सामान्य लोगों के बारे में इसमें सूचनाएं नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के अलावा भी बहुत सारे और सोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इतिहास को जानने के लिए। इतिहास का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो बहुत पुरानी चीज़ों को ढूंढ करके, उनको इन्वेस्टिगेट करके किसी डिटेक्टिव की तरह पुराने समय के इतिहास के बारे में बताता है, हम उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारी उस दौर की जो इमारतें जो ज़मीन के अंदर से हमें खुदाई से मिलती हैं, उन इमारतों के जो रेमिनेंट पार्ट हैं, जो अवशेष हैं, बहुत सारे चित्र, मूर्तियाँ, कॉइन्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे हथियार, बर्तन, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, वो जो हमें मिलती हैं उनको मिला करके हम उस दौर के इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट यही काम करते हैं। इसके अलावा जो खुदाई में चीज़ें प्राप्त होती हैं उसमें कई बार कुछ बर्तन, कुछ धातु का बना, कुछ मिट्टी का बना, इस तरह के बर्तन भी मिल जाते हैं जो बहुत लंबे समय तक नष्ट नहीं होते, और वो खुदाई में मिलते हैं तो हमें उस पुराने दौर के चित्रकारी के बारे में, उस समय के समाज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। इनके अलावा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं, क्योंकि ये भी लंबे समय तक टिक जाती हैं। ठोस रूप में जो पदार्थ मिलते हैं वो थोड़ा लंबे समय तक टिक जाते हैं। जानवरों के जो अवशेष हैं हड्डियों के रूप में, उनके स्केलेटन्स वगैरह, वो सब मिल जाते हैं हमें। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचते हैं क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं। अनाज का जो दाना है वो भी नष्ट हो जाता है, लेकिन लकड़ी का टुकड़ा या अनाज का दाना थोड़ा पका या थोड़ा जला हुआ हिस्से के रूप में हो तो वो थोड़े लंबे समय तक टिकता है। ये सारे सोर्सेज भी हैं इतिहास के बारे में जानकारी लेने के लिए। पांडुलिपियाँ, अभिलेख और इस तरह के सारे जो अवशेषों जिनकी हमने चर्चा की, वो सारे अवशेष इतिहासकार को, पुरातत्वविद को मिलते हैं, और उनके लिए जो शब्द इतिहासकार इस्तेमाल करता है वो शब्द है सोर्स या स्रोत। इस सोर्स के जरिए ही इतिहासकार ये बता पाता है कि उस दौर में लोग किस तरह का जीवन जीते थे, किस प्रकार का निर्माण हुआ करता था, कैसे जो इतिहास की चीज़ें हैं उसका वर्णन अपने तरीके से वो इतिहास को पुनर्रचित करता है, उसका पुनर्निर्माण करता है, उसके बारे में फिर से जानकारियाँ लाता है। और ये एक बिल्कुल एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह करता है, क्योंकि उसके पास बहुत अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है, और उन सारे जिक्सा फिटिंग को, उन सारे पजल्स को जोड़ करके वो एक तस्वीर तैयार करता है और हमें पुराने समय के इतिहास की सूचना देता है। हालांकि ये इतिहास कई तरह का इतिहास होता है, क्योंकि सामान्य रूप से हमें इंस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह में जो बड़े व्यक्ति थे समाज के, राजा, रानी या राजपुरुष या बहुत सारे व्यापारी जो बहुत धनी थे, उन्होंने अपने बारे में कोई वर्णन कर रखा तो उसके विषय में हमें सूचना मिलती है ज़्यादा। सामान्य लोगों की सूचनाएं हमें उन इंस्क्रिप्शन वगैरह से नहीं मिलती, उनके लिए हमें फिर खुदाई से प्राप्त जो अवशेष हैं उनसे इसकी जानकारी लगा पाते हैं कि किस तरह से उस समय के लोग खान पान करते थे, शिकार करके खान पान करते थे या वो खेती बाड़ी कर रहे थे, इन सब की हमें जानकारी मिल पाती है। अंडमान निकोबार आइलैंड का एक एग्जाम्पल है कि अंडमान में रहने वाले जो लोग हैं वो अपना अधिकांश जो भोजन है वो मछलियाँ पकड़ करके, शिकार करके और कंदमूल फल वगैरह इकट्ठा करके करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने खाने पीने की ज़रूरतों के लिए दूसरे लोगों पर, अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। यानी जो खेतों में जो अनाज उगता है, किसान जो उसे उगाता है, वो शहरों तक पहुंचता है और शहर के लोग उसे खरीद करके उपयोग करते हैं। इस तरीके से हमें समाज के अलग अलग हिस्सों के बारे में भी सूचना मिल पाती है हमारे इतिहास में, क्योंकि राजाओं का जो इतिहास है उस इतिहास में ज़्यादातर उनकी विक्ट्रीज़ की चर्चा है, उनके बारे में, उनकी महानताओं के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। जबकि जो सामान्य लोग हैं, जिसमें शिकारी, मछुआरे और आम
लोग हैं जो अलग अलग तरह के कामकाज करते हैं। इनका लेखा जोखा या इनका जो वर्णन है वो उन पुस्तकों में नहीं है, उन स्रोतों से हमें मिलता नहीं है, तो हमें उनके लिए दूसरे सोर्सेज पर जाना होता है। यहाँ पर साथ ही साथ डेट्स की चर्चा है, यानी तिथियों के बारे में बातचीत है। आजकल जब हम डेट्स की चर्चा करते हैं तो हम अपनी तारीखों को कुछ ऐसे करके लिख करके दिखाते हैं, जैसे हमने अपने तारीखों को लिखने के लिए वहाँ पर जो डेट है उसका चर्चा किया, हमने उसका जो मंथ था उसकी चर्चा की और साथ ही साथ उसका जो ईयर था उसकी भी चर्चा की। आप भी प्रचलित तौर पर अपनी डेट्स को इसी प्रकार से दिखाते हैं। हमने 23 अप्रैल 2020 लिखा, तो इसका अर्थ है यहाँ पर जो हमारा ईयर है 2020, इस साल का मतलब है कि ये जो समय है 2020, इसकी शुरुआत 2020 साल पहले हुई, और 2020 साल पहले जो समय की शुरुआत हुई हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ईसवी सन। ईसवी सन बना है ईसा से, ईसा यानी जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, उनके नाम पर ईसवी सन शुरू हुआ। यानी अगर हम बात करें क्राइस्ट की, जीसस क्राइस्ट की, तो इनके जन्म के बाद का जो समय है हम उसको एडी में दिखाते हैं, और इनके पीछे का जितना भी समय है उसको हम दिखाते हैं बीसी के फॉर्म में। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और एडी यानी एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मीन्स इन द टाइम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जो जन्म का समय है उसके बाद का जो समय है उसको हम ईसवी सन में दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम 2020 में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आज से 2020 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। यानी हमारे आधुनिक समय की जो शुरुआत होती है वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से होती है, और उनके जन्म से जो पुराना समय है उसको हम बिफोर क्राइस्ट या बीसी के रूप में लिखते हैं। ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसकी चर्चा है कि आप बीसी और एडी जैसे जो शब्द हैं वो कहाँ से निकले हैं, कैसे हम उसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण आपकी पुस्तक में है, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के चिन्हों के जरिए सूचनाएं लिखी हैं। आपके देश के बाहर उत्तरी अफ्रीका में एक देश है इजिप्ट, इसे हम प्रचलित भारतीय भाषा में इसको हम मिस्र कहते हैं। इस इजिप्ट देश में उस दौर में लगभग जो 5000 साल पहले वहाँ के राजा रानी रहते थे, तो उन्होंने बहुत सारा वर्णन अपनी इंस्क्रिप्शन में, अपने अभिलेखों में करवाया है, और उन अभिलेखों में जो चित्र अंकित किए जाते थे बहुत सारे चिन्हों का वो इस्तेमाल करते थे। जैसे आप देखें कि यहाँ पर ट्रायंगल या सेमी सर्किल या टाइगर का आइकन है, ऐसे आइकन्स इस्तेमाल किए जाते थे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को लिखने के लिए, जैसे पी लिखने के लिए, टी लिखने के लिए, ओ लिखने के लिए। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो बहुत मेहनत कश काम करते हैं, उनका काम बहुत मुश्किल होता है, ऐसी पुरानी लिपियों को वो तलाशते हैं और पहचान करते हैं कि इन भाषाओं का मतलब क्या है। यहाँ पर जो उदाहरण है वो इजिप्ट में रोसेटा नाम के कस्बे का है, जिसमें लिपियों में यानी कि ग्रीस और इजिप्टियन जो लिपि है, मिस्री और यूनानी लिपि, उसमें भाषाएं लिखी गई हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे और जहाँ डाउट होगा आप उसके विषय में मुझसे पूछेंगे।